नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो निशुल्क हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और उसके साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी जरूर फॉलो कर लें। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माइग्रेशन के टॉपिक को लिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, मोबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा जो आपका यहाँ पर टॉपिक लिया गया है, ये पहला इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट बनाया गया है ना, मेड इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है ये आपका। तो एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत को भी ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, मेड इन इंडिया के कंसेप्ट को बढ़ा रहा है ना। तो इस तरीके की ये आपकी पहली ऐसी उपलब्धि है, तो इसको देखेंगे हम लोग, पेपर 3 का पार्ट है। इसके बाद तीसरा जो है आपका, ये भी साइंस टेक का पार्ट है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप पेमेंट वगैरह के लिए जो है वो मोबाइल के थ्रू जो है हम एनएफसी के थ्रू जो है वहां पर क्या कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, गूगल पे में ये गूगल पे ने ये नया फीचर जो है लॉन्च किया है, इसको देखेंगे। 3rd पेपर का पार्ट है ये आपका साइंस टेक का, और काफी पुरानी टेक्नोलॉजी भी है ये, है ना, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत पास के लिए, मतलब बहुत कम दूरी के लिए जो है इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद अवसर स्कीम है, एयरपोर्ट वगैरह में जो आपके क्राफ्ट्समैन होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, है ना, तो उनको जो है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स के हैं, तो उनको एक तरीके का अवसर देना कि वो एयरपोर्ट में जो है अपने उत्पादों को जो है रिप्रेजेंट कर सके, वहां पर उसको बेच सके और उससे बेहतर आय का अर्जन कर सके। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग, ये भी जीएस पेपर 3rd में रख सकते हैं। इसके बाद एमआरएनए वैक्सीन की बात की गई है, कंपैरेटिव बताया गया है डीएनए और आरएनए जो वैक्सीन है उसके संदर्भ में। तो इसको देखेंगे हम लोग, कोविड के दौरान कई बार इसको कवर भी किया गया है। तो पेपर 3rd का पार्ट है ये भी, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और हेल्थ में देखेंगे तो आप पेपर 1 पेपर 2 में देख सकते हैं, पेपर 2 में रख सकते हैं, लेकिन इसको आप साइंस टेक में रख के देखिए। इसके बाद जो पहला पार्ट है हमारा माइग्रेशन, इसको जो है जीएस पेपर 1 में इन्होंने यहाँ पर रखा है। देखिए, जहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाए एंगल आपको पता होना चाहिए, ओवरलैप होता है इससे, है ना, पूरा का पूरा जो है आपका सोशल फैब्रिक जो है सोसाइटी का वो चेंज होता है माइग्रेशन से। ठीक, तो ये हमेशा जो है आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट किया गया है कई बार। तो यहां पर ये बताया गया है कि जो आपके माइग्रेट करने वाले जो आपके वर्कर्स हैं, माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, तो उनके लिए केंद्र को, सेंटर को जो है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी जो है बनाने की आवश्यकता है, जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करें, समन्वय करें, फिर उनके हित में जो है वहां पर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि 2 तरीके के माइग्रेशन होते हैं, जो अगर हम घरेलू क्षेत्र की बात करें, डोमेस्टिक बाउंड्री की, एक तो आपका इंट्रा हो गया, एक इंटर हो गया। इंटर का मतलब 2 स्टेट्स के बीच में, जैसे एमपी और यूपी मान लिया हमने। ठीक, और अगर एक ही स्टेट के अंदर विद इन यूपी या विद इन एमपी होता तो उसको बोलते हैं इंट्रा। ठीक, ये हो गया। अब 2011 के जो आंकड़े हैं जनगणना के, उसमें यह बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो माइग्रेशन हुआ है वो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हुआ है। आदमी माइग्रेशन क्यों करता है? अब रूरल एरिया में है, वहां पर उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी उनके जीवन के लिए आवश्यक उपागम है, अगर वो जो है एक स्टैंडर्ड से अलाइन होकर नहीं प्राप्त हो रहे, हेल्थ का, एजुकेशन का, रोजगार का अवसर उनको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ की ओर आकर्षित होंगे? शहरी क्षेत्र की ओर, मेट्रो सिटीज की ओर, है ना। शादी वगैरह के कारण भी प्रवास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो 2011 का डेटा था उसके हिसाब से बताया गया कि इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट
मतलब इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ज्यादा था भारत में। अब 2 साल का हमारे यहाँ नेशनल लॉकडाउन भी हुआ कोविड के दौरान। इसके दौरान जो माइग्रेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, डिफिकल्टीज को उनको वहां पर मतलब जो है उसका सामना करना पड़ा, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कई लोगों की जॉब चली गई, है ना। उसके कारण जो उनके ऊपर आश्रित जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनको भी कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो है वहां पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, समस्या का सामना करना पड़ा। किस तरीके से कि उनको जो है क्वालिटेटिव या न्यूट्रिशियस फूड नहीं प्राप्त हुआ, या जो और भी जीवन जीने के लिए जितनी हेल्थ की फैसिलिटी हो गई। अब उसके लिए भारत सरकार ने जो निकाली योजना वो सब अलग है, लेकिन जब आय ही खत्म हो गई, जो रोजगाररत व्यक्ति है अगर वो बेरोजगार हो गया, और ऊपर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके पास सोशल सिक्योरिटी का तो डोमेन होता नहीं है, तो अगर वो परेशान हुए तो उन पर आश्रित जितने व्यक्ति हैं वो भी जो है संकट का सामना किया होगा उन्होंने, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे फ्रैगमेंटेड जो माइग्रेंट पॉलिसीज हैं उसके अंतर्गत जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो गए माइग्रेंट्स के लिए, ई श्रम पोर्टल वगैरह, ये सब जो है किनके लिए स्टार्ट किया गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए, है ना। ठीक है, अब इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि रूरल टू रूरल एरिया में भी माइग्रेशन होता है, रूरल टू अर्बन एरियाज में होता है और अर्बन टू अर्बन एरियाज में भी होता है ना। और अर्बन से रूरल एरियाज में, मतलब रिवर्स माइग्रेशन के भी नए फीचर्स हमारे यहाँ देखे गए हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अब अभी तक जो है 2 तरीके की विधायन यहाँ पर सक्रिय है ना, विधायन लेजिस्लेशन जिनको बोल रहे हैं। तो 1979 का एक एक्ट है आपका, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। इसके बाद सेक्शन 59 है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, जो कि प्रोवाइड करता है सर्टेन बेनिफिट्स किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अब रीजन बताइए माइग्रेशन के लिए, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, आप इसको खुद जो है रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है, मतलब रोजगार के अच्छे अवसरों की जो है उपलब्धता और ज्यादा रोजगार की उपलब्धता, पहली चीज। दूसरा है ना आर्थिक अवसर की तरह, दूसरा वही रोजगार से रिलेटेड है तो कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मान लीजिए और कुछ रोजगार की, तो दोनों को अलग अलग पॉइंट लिख दिया इन्होंने। उसके बाद शिक्षा के अच्छे अवसर, बेहतर शिक्षा, उसके अंतर्गत शिक्षा का अच्छा अवसंरचना वहां पर होगी जहां वहां पर लोग माइग्रेट करके जाएंगे। उसके बाद शादी एक जो है बहुत बड़ा रीजन है ये माइग्रेशन का। उसके बाद जो है आपका राइट्स हो गए या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, किसी जगह संघर्ष दंगे जैसे अभी यूक्रेन वगैरह में देख रहे हैं आप। इसके बाद कई सारी कुछ राज्यों की नीतियां भी होती हैं जो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी के सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रवाद को प्रश्रय देता है, ठीक है ना, ये कीवर्ड है आपका द सन ऑफ द सॉइल थ्योरी। ठीक, इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाता है लोगों का, सोशल इमेंसिपेशन जैसी चीज, मतलब सामाजिक उन्मुक्ति, मतलब ऐसा समझिए कि जैसे गांव वगैरह में है तो जाति व्यवस्था, जातिगत रूढ़ियां बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर उनका उस तरीके से शोषण होता है। लेकिन जब शहरों में जाते हैं वहां पर जो जाति व्यवस्था और इस तरीके की सामाजिक रूढ़ियों से उठ के काम करना पड़ता है, क्योंकि जब आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते तो ये नहीं पूछते हो कि बगल में खड़ा व्यक्ति जो है किस जाति या वर्ण या वर्ग से संदर्भित है, आपको भी उसी के साथ ट्रेवल करना है। तो इससे कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी जो है वो वहां पर क्या होती है, एनहेंस होती है, सामाजिक सौहार्दता में जो है वहां पर सुदृढ़ता आती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे चिल्ड्रंस वगैरह की जो एजुकेशनल नीड्स है ना, हेल्थ के अंतर्गत जो नीड्स है उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। इसके बाद वन नेशन वन जो आपका राशन कार्ड है ये फुलफिल करता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी, सेम है यहाँ पर सारी चीजें, है ना। अब यहाँ पर रिसेंट इश्यूज क्या है, सबसे पहली चीज तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना। पॉपुलिस्ट अप्रोच ने भारत को जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार को बहुत परेशान किया है, पूरे भारत की जो व्यवस्था है उस पर वो ऋणात्मक प्रभाव लगातार डाल रहा है। अभी श्रीलंका में देखिए इसी पॉपुलिस्ट अप्रोच के कारण वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। हमारे यहाँ भी इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये नहीं कि चुनाव आया ये फ्री कर दिए, तो हम लोग भी तो फ्री में जाके वोट देते हैं, भैया लाइट फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, हमको बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, तो हम सरकार को बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है ये। लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो कहीं से भी आपको कोई चीज में छूट मिल रही, तो पैसा सरकार घर से थोड़ी ला रही है, आप ही का टैक्स वाला पैसा है ना, उसी से वो जो है आपको वापस कर रही है वो पैसे। तो सबसे पहले तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा। इससे समझिएगा कि जो प्रवासी होते हैं वो गंतव्य राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, ठीक, लेकिन वो जो वोटिंग करते हैं अपने होम स्टेट में करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो आपका डेस्टिनेशन स्टेट होता है वो ये जो है इन प्रवासियों के संदर्भ में बहुत ज्यादा विचार नहीं करते हैं।
पहली चीज। दूसरी ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर जो है आपका माइग्रेंट्स और जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स है उसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है अंतर नहीं करती है वो पॉलिसीज के लिए। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपके असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक और शहरी गरीब इनको एक ही पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज किया जाता है। जो प्रवासियों की जो स्पेसिफिक नीड्स है उनको फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि प्रवासियों के लिए स्पेसिफिक समस्याएं हैं, है ना, स्पेसिफिक मतलब विशेषीकृत उनकी समस्याएं हैं और उनको अलग से संबोधन नहीं दिया जाता, उनको अलग से संबोधित नहीं किया जाता है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को। ऑफिशियल डेटा भी हमारे यहाँ अपर्याप्त है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो है अगर उसके पास इंटरनल माइग्रेशन का जो है स्पेसिफिक डेटा नहीं होगा, है ना, तो उस तरीके से वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगी, समझ रहे हैं आप। तो यहां पर क्या करना है कि अगर पॉलिसी के अंतर्गत हमको पॉलिसी का इनिशिएटिव लेना है, कोई अगर हमको पहल करनी है ना, तो वहां पर हमारे पास डेटा भी होना चाहिए, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहां पर उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज को क्रियान्वित कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद पॉलिटिकल एक्सक्लूजन तो है ही है, क्योंकि डेस्टिनेशन स्टेट्स में चले जाते हैं वो लोग, ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद वर्किंग कंडीशन भी खराब होती है इनकी, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होता है इनको, है ना, और यूनियन मतलब एक तरीके से एकता का भी अभाव होता है माइग्रेंट वर्कर्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के भी ये शिकार हो जाते हैं, है ना, जो स्पेशली फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका उस तरीके से शोषण किया जाता है, कई बार आप न्यूज वगैरह में पढ़ते भी होंगे। और इनको जो है कई जगह प्रॉपर वेजेस भी जो है अपेक्षित रूप से जो इनको वेजेस मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलता है, लीगल सेफ गार्ड भी अपर्याप्त रूप से है इनको, जो भी डेस्टिनेशन स्टेट्स में जाते हैं फिर वो वहां पर जो है अजनबी की तरह फील भी करते हैं, उससे सोशल एलियनेशन वगैरह भी होता है उनका। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो सबसे पहले मनरेगा में इन्होंने जो है पर डे का वेजेस बढ़ा के 182 से 202 रुपए कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो फाइनेंशियल पैकेज दिया गया था इनके लिए 1.7 लाख करोड़ का, है ना, जो पुअर और नीडी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को हेल्प करने के लिए पैन इंडिया जो है इसका स्टार्ट किया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी कि जिनकी कोविड के अंतर्गत जिनका अपना धंधा बिजनेस खराब हो गया है तो उनको लोन दिया जाए विदाउट कोलैटरल 10,000, है ना, पर जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, ताकि वो अपने जो उनका जो बिजनेस है जो रुक गया था, है ना, कोविड पैंडेमिक के कारण, उसको वापस से वो रिस्टार्ट कर सके, स्टार्ट कर सके। तीसरा, चौथा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, सिंपल सा है रोजगार के लिए। इसके बाद जो 20 लाख करोड़ का जो फाइनेंशियल पैकेज दिया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत, उसको भी लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने के लिए, है ना, किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। इसके द्वारा एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करना था, प्रमोट करना था रूरल इकोनॉमी को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है पहली मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट है ना, तो ये समझिएगा कि इसको पहली बार जो है मेड इन इंडिया के अंतर्गत इस तरीके की कोई सी चीज का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसको चीफ मिनिस्टर जो अरुणाचल प्रदेश के हैं श्री पेमा खांडू जी, और जो हमारे सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने जो है इसको फ्लैग ऑफ किया, है ना। HAL का ये आपका डॉर्नियर DO जो लिखा है D0228, इसको देख जाइएगा, है ना, DO228 इसका नाम याद रखिएगा, HAL डॉर्नियर। अब ये समझिएगा इसके की पॉइंट्स क्या है, तो ये एक तरीके का ऐसा प्रयास है जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा एयरपोर्ट और जो आपके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। वैसे भी आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा कटा हुआ है, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इसके कारण भी बहुत सारी वहां पर हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती। तो इस जो पार्ट को जो है हमको इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट, है ना, नेशनल जो आपकी सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब मुद्दों के समाधान के लिए इस तरीके की करें। दूसरा, ये जो है आपका पहली फ्लाइट, जो आपकी फ्लाइट है जो ऑपरेशनल होगी आपकी कहां से, डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, और फाइनली जो है आपकी लीलाबरी इन असम, है ना। तो ये देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीज है, लोकेशन बता रहे हैं। अब जो अलायंस एयर है उसने साइन किया है MOU जो आपका HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, है ना, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ऑपरेशन करती है ना। तो ये आपका इंडियन मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए, है ना, ये नॉर्मल सी चीज है। अब ये इस तरीके की पहली ऐसी कमर्शियल एयरलाइन बन गई है जो इस तरीके के जो आपकी विमान को जिसने बनाया है, किसने, जो अलायंस एयर है वो आपकी ऐसी पहली कमर्शियल एयरलाइन बन गई है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है।
इसके बाद ये इनिशिएटिव जो है आपका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप प्रदान कर रहा है। ये प्रमोट करेगा कनेक्टिविटी को, है ना। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ये इसको प्रमोट कर रही है, वहां पर इंसेंटिव जैसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर वैट जो है आपका एविएशन जो टरबाइन फ्यूल है ना, उसको कम किया उन्होंने, 20% से कम के 1% कर दिया है, 20 गुना कम हो गया। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, ये इसका ना केवल स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस है, बल्कि जो पूरे भारत की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जिसको आप इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, उसके लिए भी ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हॉर्टिकल्चर वगैरह में देखिए बहुत बढ़िया जो है इनका योगदान है ना। फुटबॉल वगैरह गेम्स वगैरह में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा योगदान है। कई सारी वहाँ की जो है स्थानिक जो है परंपराएं हैं, कलाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि ये इस तरीके की जो कनेक्टिविटी होगी वो ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों की आवाजाही के लिए, है ना, ये क्या होगी आपकी लाइफ लाइन के रूप में साबित होगी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनएफसी से रिलेटेड है। तो गूगल पे ने अभी लॉन्च किया है टैप टू पे फॉर यूपीआई। तो कोलैबोरेशन किया है इसने पाइन लैब्स के साथ, ये लॉन्च किया है नया फीचर। ये किस पे बेस्ड है आपका, तो टैप करना है और टैप करने से पे हो जाएगा, किसी तरीके के कार्ड वगैरह को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एक तरीके से ये आपका, है ना। तो जो भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन होंगे जिसमें एनएफसी की जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी इनबिल्ट हो, है ना, ऐसे फोन्स में, तो और उनका जो आपका अकाउंट है, जैसे गूगल पे में आप देखेंगे कि यूपीआई अकाउंट जो है आपके, वो यूजर्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, वो उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है टैप करके जो है पे कर पाएंगे, है ना, ठीक है। और इसके पहले केवल ये कार्ड के लिए उपलब्ध था, तो अब आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यहाँ पर एनएफसी को समझने की जरूरत है। तो ये बहुत कम रेंज के लिए होती है, रेडियो ट्रांसमिशन है, वेरी शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमिशन है, उसी के लिए ये आपका जो है उपयोगी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये समझ लीजिए कि इसमें जो आपकी दूरी होनी चाहिए वो बहुत कम होती है, मतलब फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही जो है इसका यूज किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर दो डिवाइसेस के बीच में हमको किसी चीज का आदान प्रदान करना है, तो दोनों में एनएफसी चिप्स होनी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत कम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये होता है, ये याद रखिएगा, यही क्रक्स है, पूछा भी जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। एनएफसी जो है आपका बिल्ट होता है किसके ऊपर, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी में, जो आपका इनेबल करेगा कि कम जो है आपकी दूरी में जो स्टोर्ड डेटा है ना, उसको रीड करेगा और शॉर्ट डिस्टेंस में उसको परफॉर्म करेगा, कुल मिला के ऐसा समझिएगा, है ना। और ये जो है आपका क्या करता है कि बहुत, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है फिजिकल जो आपका सेपरेशन होता है ना, एनएफसी डिवाइसेस के बीच में, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। और गोपनीयता संबंधी जो भी आपके कंसर्न है उसको भी ये संबोधित करता है, ठीक है। अब ये जो है आपका, ऐसे स्मार्टफोन पहले से ही मार्केट में है जिसमें एनएफसी चिप्स है ना, तो वो इनेबल हो जाएंगे कि भैया फोन को क्लोज ले गए रिसीवर के पास और कैश जो है वहां पर जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये क्रेडिट कार्ड और कार्ड ले जाने की जो आपकी परेशानी आपको जो फेस करनी पड़ती है वो खत्म हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। गूगल पे ऐसी पहली कंपनी है जिसने इस तरीके का जो यूपीआई एप्स के अंतर्गत इस तरीके के टैप टू फीचर को लॉन्च किया है। ये प्रोसेस जो है आपका, ये ज़्यादा फास्टर होती है स्कैन करने के लिए, जो अपन क्यूआर कोड यूज़ करते हैं हम लोग पेमेंट के लिए, ठीक है ना, या फिर यूपीआई लिंक्ड जो आपका अकाउंट है उसमें यूपीआई वगैरह से जो पेमेंट करते हैं उससे भी जो ये आपका फास्टर हो जाएगा, क्योंकि टैप करना पड़ेगा, है ना। इसके साथ ही जो साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो थर्ड पेपर में हमारे। इसके बाद और भी एप्लीकेशन एनएफसी टेक्नोलॉजी की बता रहे हैं, तो कॉन्टैक्टलेस टिकट बुक करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत देना, त्वरित रूप से देना, सिंगल टच में वो भी दे सकते हैं, है ना। चोरी वगैरह जो है वहां पर ऑटो थेफ्ट की टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जा सकता है। अनमैन्ड जो टोल बूथ्स है आपके, वहां पर भी इनको प्रकार्यात्मक रूप से यूज किया जा सकता है ना, वहां पर फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो है ये स्पीकर्स में हाउस होल्ड जो अप्लाइंसेज हैं और भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, है ना, उसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं ये आपकी। इसके बाद आप देखेंगे कि ये स्वास्थ्य सेवा में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कर्मचारी, या मान लीजिए किसी फर्म में या किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में कर्मचारी वगैरह काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये आईडी कार्ड के रूप में भी जो है इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझिएगा कि यहाँ पर जैसे बहुत कम दूरी के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो जो अटैकर्स वगैरह होते हैं, है ना,
उनके लिए भी इसका कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करना जो है टफ हो जाता है ना, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस से भी इसमें प्लस पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें अवसर स्कीम के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। तो एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक तरीके का ये इनिशिएटिव लिया है, इनकरेज करेंगे वो लोकल वुमेन जो आपकी आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं। अवसर जो आपकी स्कीम है उसके अंतर्गत स्थानिक महिलाओं के लिए है ये आपका, और कारीगरों के लिए और शिल्पकारों के लिए, कि उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि जो भी आपके द्वारा निर्मित आपका जो आपकी जो स्किल है, जिसके अंतर्गत आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आप उसको सेल कर पाएं और उससे अच्छी आय को अर्जित कर पाएं। ठीक है ना। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, जो आपको उनको स्पेस दिया जाएगा एयरपोर्ट में, ताकि वो सेल कर सके अपना जो सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स है। क्योंकि नॉर्मली अगर इनको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तो इतना ज्यादा कॉस्टली होता है ना, एयरपोर्ट वगैरह में शॉप वगैरह लेना, कि ये कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो उसी के लिए ही आपका, उसके बाद ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, कि उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, वो सेल्फ रिलायंट हो जाएं और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको 100 टू 200 स्क्वायर फीट जो आपका क्षेत्र है वो आवंटित किया जाएगा। ठीक है ना। ये स्पेस जो है अलाउ करे किया जाएगा एसएचजी के माध्यम से। ड्यूरेशन जो होगा इसका 15 डेज ऑन अ टर्न ऑन टर्न बेसिस, मतलब जो बारी बारी से दिया जाएगा, 15 दिनों की अवधि के लिए इनको स्थान आवंटित किया जाएगा, और इसमें भी जो है एसएचजी का यूज किया जाएगा। तो जैसे चेन्नई है, अगरतला है, देहरादून है, उदयपुर है, अमृतसर है, कुशीनगर, तो यहाँ के जो हवाई अड्डे हैं वहां पर हस्तशिल्प और जो आपके सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है आपकी प्रदर्शनियां शुरू की गई हैं, जहां पर वो स्थानिक महिलाएं जाती हैं और वहां पर अपने स्थानिक उत्पादों को प्रदर्शन और विपणन वगैरह कर रही हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो आपकी ग्रामीण समुदाय हैं उनको भी जो है वहां पर उनका भी सशक्तिकरण होगा, आर्थिक आयाम से भी होगा, आर्थिक आधार पर भी, उससे उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक होगी। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये जो आपके एसएचजी से जो आपका इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है इससे स्मॉल ग्रुप्स, इस जो आपके छोटे छोटे समूह हैं, है ना, जो छोटे समूह हैं उनको जो है, और एक छोटे समूह या लास्ट माइल डिलीवरी के संदर्भ में ऐसा समझिए कि जो लोग वल्नरेबल है, या जो लोग जो है आधुनिक विकास की मुख्य धारा से अलग है, जिनको आप वंचित वर्ग के लोग बोलते हैं, तो उस आबादी तक पहुंचने के लिए जो है उनको क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो ये आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल टू ग्लोबल, है ना, लोकल टू वोकल जो है आपने सुना होगा, तो स्थानिक जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ठीक है ना, ऐसा समझिए उनको। तो कुल कुल मिला के ये है कि इससे जो है उनका आर्थिक उन्नयन वगैरह भी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है एमआरएनए, तो यहाँ पर जो वैक्सीन मेकर है बायोलॉजिकल ई, उसने अभी सेलेक्ट किया है ना, कि वो रिसीव करेगी एमआरएनए टेक्नोलॉजी डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है उसने ट्रांसफर हब के लिए। देखिए सीधी बात है कि विश्व स्वास्थ्य जो आपका संगठन है ना, उसका जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हब है, उससे एमआरएनए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए वैक्सीन निर्माता जो है आपकी बायोलॉजिकल ई का वहां पर चयन किया गया। ये कंटेक्ट है, इसको याद नहीं करना, की पॉइंट क्या है। तो एमआरएनए, है ना, आपने सुना होगा मैसेंजर आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब सुना होगा आपने, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जो यूज करती है कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को, है ना। ठीक है, ये आपने सुना होगा कोविड के दौरान। अब इसमें इस वैक्सीन में जो ट्रांसफर किया जाता है मॉलिक्यूल्स को, वो क्या किया जाता है, सिंथेटिक आरएनए को किसमें, इम्यूनिटी सेल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। एक बार जब इम्यून सेल में ये आपका इसको जो है भेजा जाता है उसके अंदर, तो जो वैक्सीन है ना, आरएनए, वो फंक्शन करने लगती है कैसे, एमआरएनए के अंतर्गत। ठीक है। अब ये समझिए कि इसके अंतर्गत क्या होता है, ये फॉरेन प्रोटीन को बिल्ड करेगी, ठीक है, जो नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाता था पैथोजन के द्वारा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको बिल्कुल जो है रीडिंग मारनी है, इसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसमें। इसके अंतर्गत ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि बॉडी को किस तरीके से सिखाता है, बॉडी को ये इस तरीके से सिखाता है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर डिस्ट्रॉय करोगे करस्पेंडिंग पैथोजेंस को या कैंसर सेल्स को, है ना। तो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, तो ये बॉडी को जो है उस तरीके से टीच करता है। ठीक है ना, फिर बॉडी उस तरीके से अनुक्रिया देती है, रिस्पॉन्ड करती है। जो डिलीवरी है आपकी एमआरएनए की, उसने अचीव किया है को फॉर्मुलेशन, किसका, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें होते हैं,
किस तरीके से होते हैं, तो लिपिड नैनो पार्टिकल्स के रूप में, जो प्रोटेक्ट करता है आरएनए स्ट्रैंड्स को और हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने के लिए उनको सेल्स में, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, उसको अवशोषित कर सके। इश्यूज क्या है इसके अंतर्गत, तो ये इन्फ्लेमेशन वगैरह भी देखा जाता है एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन के अंतर्गत, है ना। उसका कॉज है एक कि ये इन्फ्लामेटरी, मतलब जो है आपका इन्फ्लेमेशन वगैरह देखा जाता है बॉडी में। इसके बाद ये समझिए कि इसके ये नई टेक्नोलॉजी, तो कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो आपके इम्पैक्ट होने वाले हैं, है ना, तो वो आपके अज्ञात होते हैं, तो वो भी एक समस्या है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा मतलब अत्यंत जो है आपका कम टेम्परेचर पे रख के इसको रखा जा सकता है, वरना ये डिग्रेड होना, इसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि ये फ्रेजाइल है, क्योंकि इसको जो है बहुत कम तापमान पे रखना है, तो स्टोरेज के लिए जो है अपेक्षित रूप से वहां पर अवसंरचना का विद्यमान होना आवश्यक है। इसके बाद एडवांटेज क्या है इसके, तो सीधी बात है, ये आपके नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है ना, क्यों होते हैं, क्योंकि आरएनए वैक्सीन जो मतलब डेवलप किया जाता है वो ऐसे डेवलप नहीं किया जाता कि उसमें एक्टिव पैथोजन हो, है ना, इसमें जो है या फिर इनएक्टिव पैथोजन है, तो कुल मिला के ये नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। उसके बाद ये जो है इसका जो प्रोडक्शन है फास्टर है, कंपैरेटिव बात करते हैं, और चीपर भी है। इसके बाद इसमें जो है बहुत कम एरर रेट होता है, ठीक है। इसके बाद प्रिलिमिनरी जो इसके ट्रायल रिजल्ट आए हैं, जो इसके प्राथमिक परीक्षण टेस्ट आए हैं, उसके अंतर्गत जो है इसको ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है जो भी हेल्दी पीपल्स है ना, हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वो इसके लिए उनके अंतर्गत टॉलरेंट जोन है, मतलब वो टॉलरेट कर सकते हैं आराम से, है ना, और ये रिलायबल है, नॉर्मल सी चीज है, ये रिलायबल भी माना जा रहा है इसके अंतर्गत, जो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि हेल्थ पर भी कोई बहुत ज्यादा इससे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब एमआरएनए और डीएनए जो आपकी वैक्सीन है उसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि दोनों जो है डिलीवर करते हैं मैसेज सेल को कि क्रिएट करो डिजायर्ड प्रोटीन, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, या जो रिस्पांस हमको देना है तो उसको क्रिएट करने के लिए, किसके अगेंस्ट, प्रोटीन के अगेंस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद ये प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक पोर्शन, जिसको हम वायरस बोलते हैं, जिसमें स्पाइक प्रोटीन होता है ना, मतलब देखिए वायरस स्पाइक प्रोटीन को ही जनरेट किया जाता है उसमें स्पेसिफिक पोर्शन में, है ना, जैसे कोरोना वायरस के केस में, ठीक है ना। तो दोनों ही जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल लिया उन्होंने, तो वायरस स्पाइक प्रोटीन जो है एक विशिष्ट हिस्से में उसका उत्पादन किया जाता है। दोनों ही जो है प्रयोगशाला में निर्मित संरचनाएं हैं, है ना, इसमें जो है एक्चुअल वायरस से इनको ऑब्टेन नहीं किया गया है, दोनों कॉस्ट इफेक्टिव है ना, और इनके अंदर इस तरीके की क्षमता भी है कि वो डेवलप कर सकते हैं, क्विक रिएक्शन दे सकते हैं, है ना, देन ट्रेडिशनल प्रोटीन वैक्सीन जो होती थी उनके कंपैरिजन में ये आपका इनका रिस्पॉन्स जो है, इनका जो रिस्पॉन्स है वो क्विक है, ठीक है। और डीएनए जो है वो ज्यादा इजी होता है प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी में। डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन होती है वो 10 टाइम्स जो है कंपैरेटिव चीपर होती है। डीएनए के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक समझिएगा इसमें बात कि इसमें जो है डीएनए को इंटर किया जाता है न्यूक्लियस के अंतर्गत, न्यूक्लियस कहाँ, सेल के अंतर्गत, जो प्रोड्यूस करेगा स्पाइक प्रोटीन को। लेकिन एमआरएनए बेस्ड जो वैक्सीन होगी वो यूज करता है किसको, स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए किसको यूज करता है, जो साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम होता है उसको यूज करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, और पहला जो एमसीक्यू है यहाँ पर नेशनल सेफ मदरहुड डे है ये आपका, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि नेशनल सेफ मदरहुड डे जो 2022 का है वो ये जो 2022 में सेलिब्रेट किया गया है ये इसकी 19th एनिवर्सरी है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है इसको पहली बार जो ऑब्जर्व किया गया था 2003 में। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये दिन जो है कस्तूरबा गांधी जयंती के साथ जो है आपका कॉन्साइड करता है ना। तो बिल्कुल ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है, सही पूछा जा रहा था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सरस्वती सम्मान के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा गलत है। तो पहला ये कि 2021 में जो ये पुरस्कार है वो कवि और साहित्यकार जो प्रोफेसर है आपके रामदरश मिश्रा जी, उनको मिला है, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए ही दिया जाएगा, है ना, दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पूछा जा रहा है गलत कौन सा, पहला सही हो गया। दूसरा ये कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो 8th नंबर का आपका शेड्यूल है उसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं,
है ना। और उन 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए इसको दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पहली बार जब ये अवार्ड दिया गया तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया 1991 में, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो आपका अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है और इसको जो है स्थापित किया गया 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका यहां पर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में